हेलो गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इस बार मैं बात करने वाली हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूचियाँ क्या हैं कि जो हमारे संविधान में पॉइंट करके बातें लिखी गई है, जिनको किसी अनुच्छेद में या उसमें अलग से नहीं बताया गया, उनको अनुसूचियों में शामिल किया है। ये जब हमारा संविधान बना था तो टोटल 8 थी। उस टाइम पे मूल संविधान में यानी ओरिजिनल वाले संविधान में 8 थी और अब अभी तक ये 12 हैं। मतलब संशोधन हुए, उसमें ऐड हुई कुछ, किसी का सब्जेक्ट बदला गया, मतलब अंदर से वो सब चीज़ें हुई। तो आज मैं उन्हीं आठों के बारे में बात करने वाली हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट जो लाऊंगी उसमें आपको बाकी की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो आज पहली अनुसूची है जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। जैसे कि मतलब कि जब राज्य मिलाया जाएगा तो क्या होगा उसका, ये सब चीज़ें, मतलब कम कैसे कर सकते हैं राज्य के हिस्से को और बढ़ा कैसे सकते हैं, या नाम कैसे रखा जाएगा, मिलाया कैसे जाएगा किसी राज्य को, वो सब किस में है, पहली अनुसूची में है। तो फिर उसके बाद है, चलो दूसरी। अब इसमें क्या है कि जो बड़े संवैधानिक पद अधिकारी, मतलब जिन पदों का जिक्र हमारे संविधान में है, उन पे जो अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब दूसरी और तीसरी अनुसूची को, कि दूसरी में तो वेतन और भत्तों की बात हुई है और तीसरी अनुसूची में क्या हुआ है कि इनकी शपथ की बात हुई है। जैसे हम कहीं पर गए जॉब के लिए तो पहले हम इंटरव्यू में ही बात हो जाती है कि भाई हम लोग इतने पैसे लेंगे, मतलब इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें क्लियर होती है तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में, पहली अनुसूची में राज्य हो गए, दूसरी में हो गया हमारा वेतन और भत्ते, तीसरी में हो गई शपथ। उसके बाद आते हैं चौथी अनुसूची। इसमें क्या है कि राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। कैसे कि राज्यसभा में कहाँ से कितने सदस्य आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। जैसे मैं कह सकती हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, मैंने खुद ने देखा था कि इसमें क्वेश्चन था कि राज्यसभा में केवल राज्यों से सदस्य आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से सदस्य आते हैं, या राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों से आते हैं। मतलब ऐसे करके कंफ्यूज किया हुआ था। तो एक चीज आप ये देखो कि पुदुचेरी और दिल्ली दोनों में विधानसभा है, अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो, और वहां से राज्यसभा में सदस्य भी हैं। तो यानी कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों से सदस्य आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया, देखो पांचवी और छठी हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पांचवी अनुसूची में बताया गया अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताया गया क्योंकि ये एक, मतलब क्या कहें कि संरक्षित टाइप से होते हैं। तो इनका क्या है कि इनके ऊपर शासन या इनका प्रशासन कैसे होगा, इनके लिए कुछ अलग से, मतलब रूल्स या रेगुलेशंस जो भी हैं वो बनाए गए हैं। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी वो सब इसमें बताया गया है। अब सेम चीज छठी में है, लेकिन छठी अनुसूची में क्या है कि उसमें सिर्फ जनजातियों के बारे में बात हुई है, जनजातियों के प्रशासन के बारे में। वो भी मेनली 4 राज्य है, जिसमें की है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 की बात मेनली हुई है। हम ऐसे याद कर सकते हैं इन चारों को भी, कि ये चारों जब हम मैप देखते हैं तो उसमें एक साथ होते हैं। पूर्वोत्तर का मैप जो है इंडिया का, उस साइड का, वहां पे वो सब एक साथ होते हैं। तो इनकी बात अलग की गई है, इसमें रहने वाली जनजातियों की। जबकि जो मैंने आपको पांचवी में बताया है, इसके अंदर होती है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों की। उसमें 6 राज्य आते हैं और छठी सूची में 4, जिसका मैंने आपको नाम बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद है सातवीं अनुसूची। देखो सातवीं अनुसूची क्या है कि उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है कि इसके अंदर इसमें वो सारे सब्जेक्ट या वो सारे विषय रखे हैं जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। दूसरे नंबर पे आती है राज्य सूची। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिन पे राज्य कानून बना सकता है। तीसरी है समवर्ती सूची, मतलब जिनके मामले में दोनों कानून तो बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई लड़ाई विवाद मतलब हो जाता है तो उसमें, क्योंकि केंद्र ज्यादा पावरफुल है, आपको पता ही है सेंटर ज्यादा पावरफुल है, तो उनकी बात चलेगी।
तो इसलिए ये तीनों सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा है और इन तीनों सूचियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब आती है 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है कि इसमें भाषाओं का वर्णन है कि मतलब जब हमारा संविधान बना था तब की अगर मैं बात करूं तो 14 भाषाओं को राज्य मतलब राष्ट्रीय भाषा वाले उस कॉलम में जगह दी गई थी, मतलब भाषाओं के कि ये राजकीय भाषाएं कामकाज में आ सकती हैं। 14 भाषाओं को मतलब क्या कहते हैं उसको, अनुमति मतलब परमिशन मिली थी कि हाँ आप ये 14 भाषाएं ये एक्सेप्ट की जाती हैं इस तरह से, ठीक है। जो बाद में धीरे धीरे 22 भी हो गई, हमको पता है उसमें, ठीक है। और एक चीज़ और, जब मैं एक अगर पॉइंट बताऊं तो आपको, हम इसमें अनुसूचियों में जो भी चीज़ें होती हैं हम इनको लेके ना कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अगर हम कोर्ट में सिर्फ उन मामलों में जा सकते हैं, एक तो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, आपको पता ही है 5 हैं, और ऐसा ही कुछ सीरियस होता है तो, क्योंकि मैंने एक पॉइंट इसमें नोट किया हुआ है कि 9वीं अनुसूची के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये 8 अनुसूचियां अलग से बताई हैं आपको कि ये मूल संविधान में थी। आने वाली आगे वाली 4 अगले वीडियो में, और ये 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको भी मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।